स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ से कर लो। नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे रिट लेवल सेकंड पात्रता परीक्षा 2025 जो जनवरी में जो 19 जनवरी को आपको जो एग्जाम होने वाला है उसी की संपूर्ण जानकारी, सिलेबस की संपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। आज बात करेंगे साथियों, उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर सिलेबस की चर्चा के ऊपर करते हैं, बात करते हैं। मार कर हो रहा चलते साथियों कि तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा लिखता है, तलवारों के सायों पर इतिहास हमारा लिखता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। तो साथियों बात करते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2022, ये पुराना सिलेबस के आधार पर ही अपन बात करेंगे साथियों, क्योंकि नया सिलेबस अभी आया नहीं है। ध्यान रखना। तो रिट लेवल सेकंड बात करते हैं 6 से 8 तक। ध्यान रखना। तो खंड बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ठीक है। अब इन संपूर्ण जो विषय है जैसे कि शिक्षण विधियां है या साइकोलॉजी है, उसके साथ में हिंदी फर्स्ट जो आपकी लैंग्वेज, आप हिंदी रखना चाहते हो, इंग्लिश रखना चाहते हो, संस्कृत रखना चाहते हो, उर्दू रखना चाहते हो, पंजाबी रखना चाहते हो, कोई सी भी भाषा, दो आपको भाषा लेनी है, एक तो प्रथम एक द्वितीय। ठीक है। अब प्रथम भाषा जो आपकी बेस्ट है, जिसमें आप बढ़िया आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे से ट्यूशन कर सकते हो, वो आप फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट भाषा रखना। सेकंड भाषा में आप संस्कृत रखना, इंग्लिश रखना, जो आपको बेस्ट है वही आप रखना है। वो सब जो डिसीजन है वो स्वयं आपका रहेगा। ध्यान रखना। तो ऐसे ही अपन रेट लेवल फर्स्ट की इससे पहले जो क्लास रही थी अपन, उसमें अपन ने सब कुछ, उसमें संपूर्ण जानकारी भाई राहुल सर और मेरे द्वारा बताई गई थी। तो पात्रता जो परीक्षा है उसी में पता है आपको कि 5 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं साथियों, और 5वां जो ऑप्शन है उसको आपको भरना अनिवार्य है। जैसे मान लो आप कोई सा भी ऑप्शन आप नहीं कर रहे हो, खाली नहीं छोड़ सकते, 5वां गोला आपको भरना ही पड़ेगा। स्थिति ये रहेगी अगर आपने 10 से ज्यादा अगर पर्सन में गोले नहीं भरे हैं तो उस स्थिति में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी साथियों। और लगातार जैसे कि 10 जो 5वां जो गोला है, अगर वो आप लगातार 10 क्वेश्चनों में अगर आप नहीं बढ़ते हो तो आपको उस परीक्षा में फेल माना जाएगा, कहीं ना कहीं आप अनुत्तीर्ण माना जाएगा आपको। तो साथियों बात करते हैं इसी पे सिलेबस टू सिलेबस चर्चा करेंगे। आपके जो राहुल जी सर है, आपके प्रिय सर, मैं सर को बुला रहा हूँ। सर आएंगे आपको साइकोलॉजी, हिंदी और लैंग्वेज सभी के बारे में, जैसे कि साइंस मैथ जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे उनके विषय के बारे में सर बताएंगे आपको। एक बार सर आ जाइएगा। तो ये 30 नंबर का रहने वाला है साथियों, कुल प्रश्न 30 रहने वाले, 30 नंबर के रहने वाले। बाल विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, बुद्धि है, सब कुछ जो टॉपिक है सर आपको विस्तृत और टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे सर आपसे। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा सर से। हाँ लो सर बताइए। तो सभी साथियों का नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया कि जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की बात करें तो उसका जो एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी में प्रस्तावित है, और उसके लिए अपन सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस अपना बाल विकास रीट लेवल 2 की बात कर रहे हैं अपन। प्रथम का जैसे अपने पुराने वीडियो के अंतर्गत बात कर ली थी, अब अपन बात करेंगे रीट लेवल द्वितीय की बात करने वाले हैं। रीट लेवल द्वितीय के अंतर्गत जो पहला खंड है, जैसे हमने प्रथम लेवल के अंदर भी बात की थी, वहां पे पहला खंड है, वहां भी क्या था अपना बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो यहाँ पर भी जो प्रथम खंड है अपना वो क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। 30 प्रश्न इसके आने वाले हैं, जिसके अंदर इसके अंदर 5 यूनिट हैं, और प्रत्येक यूनिट से आप देख लो 30 में से 5-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है पहला जो टॉपिक है यहाँ पर बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत आ जाती है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, फिर विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत। विकास के विभिन्न सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। विशेष रूप से जो बालक के विकास में जो है किसका विशेष रूप से योगदान है, एक तो परिवार का विशेष योगदान होता है और एक विद्यालय का होता है।
तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर विशेष रूप से विद्यालय एवं परिवार के संदर्भ में बात करने वाले हैं। उसके बाद अधिगम से उनका संबंध क्या है, क्या क्या सीखने से संबंधित तथ्य इसके अंतर्गत आएंगे। फिर बताओ वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, यानी एक बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहेगी। फिर आगे बात करें तो आगे जो आएगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी किस प्रकार से बालक अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक क्या है। फिर व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की संकल्पना क्या है, किसे कहते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं इसके अंतर्गत। प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं, इसी प्रकार वृद्धि की बात करते हैं तो संकल्पना सिद्धांत और इसके मापन और बहुबुद्धि सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद विविध अधिगमकर्ताओं की समझ इसके अंतर्गत आ जाती है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के बालक जो है, पिछड़े बालक आ जाते हैं, विमंदित बालक आ जाते हैं, प्रतिभाशाली बालक आ जाते हैं, सृजनशील आ जाते हैं, अलाभान्वित बालक आ जाते हैं, वंचित विशेष आवश्यकता वाले बालक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इनसे संबंधित अधिगम अक्षमताएं क्या होती है वो अपन बात करते हैं, डिस्मोर्फिया वगैरह आती है इसके अंतर्गत। समायोजन क्या है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां क्या क्या है, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके क्या है, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, यानी एक बालक किस प्रकार समायोजन कर रहा है, उसकी भूमिका, उस समायोजन के अंतर्गत एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बात करने वाले। फिर है अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या है, अधिगम संकल्पना क्या है, वो क्या है, सीखना है क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। फिर अधिगम के सिद्धांत अपन को पढ़ने, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद, निर्मितवाद, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले हैं। फिर बात करते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अधिगम की प्रक्रियाएं क्या है, चिंतन क्या है, कल्पना क्या है, तर्क क्या है और निर्मितवादी उपागम, इसमें अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र, अन्वेषण एवं समस्या समाधान इसके अंतर्गत आता है। फिर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है, और ये जो है अभी इसके अधिगम के नियतार्थ क्या है अभिप्रेरणा के। फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या क्या होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिसे एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं वो क्या होगा, इसके संदर्भ में अपने को बात करनी है। शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां अपने को बात करनी है। फिर अपने को बात करनी है आकलन, आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है। फिर समग्र एवं सतत जो मूल्यांकन है उसकी बात करेंगे। उपलब्धि परीक्षण की बात करेंगे, जिसमें इसका निर्माण कैसे करते हैं और जो ये सीखने के प्रतिफल, इनकी अपन बात करेंगे। ये जो है सीखने के प्रतिफल। फिर उसके बाद आता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च बोलते हैं इसको। और फिर आता है ये आरटीई, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापकों की क्या भूमिका है बच्चों को लेकर और उनका दायित्व क्या है, वो सभी इसके अंतर्गत दर्शाने वाले हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। पहला खंड हमने कंप्लीट किया। इस खंड में 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो पहले खंड के अंदर साइकोलॉजी के या बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आएंगे, आपके 30 प्रश्न आएंगे। इसके बाद दूसरा जो खंड आएगा आपका, दूसरा खंड में आपके लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज प्रथम, लैंग्वेज फर्स्ट लेनी पड़ेगी, यानी प्रथम भाषा के रूप में आपको एक भाषा का चयन करना पड़ेगा। एक भाषा के रूप में जैसे अपन बात करें सबसे पहले हिंदी की, अधिकतर जो है हिंदी को ही भाषा के रूप में चयनित किया जाता है अपने। और भाषा के रूप में हिंदी की बात करें तो इसके भी कुल 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और टोटल जो अंक होंगे अपने 30 अंक होंगे। इसमें भी आपको हिंदी से संबंधित जो शब्द ज्ञान है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शब्द ज्ञान में कौन कौन से तत्सम शब्द है, कौन कौन से तद्भव शब्द है, देशज शब्द कौन से, विदेशज शब्द कौन से हैं और पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, विलोम शब्द, ये सभी आपको पढ़ने हैं। एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर इसके अंतर्गत आता है व्याकरण के अंदर का संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अपठित गद्यांश में अपने को कारक, वचन, लिंग, ये अपने को पढ़ने हैं। फिर इनका वाक्य रचना अपने को पढ़नी है। वाक्य के क्या क्या अंग है, वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं, पदबंध क्या है, मुहावरे क्या है, लोकोक्तियां क्या है, ये आपके ग्रामर का पार्ट आता है, व्याकरण का पार्ट आता है हिंदी के अंतर्गत। फिर उसके अंतर्गत भाषा की शिक्षण विधियां आ जाती है, यानी भाषा के किस किस तरीके से अपन पढ़ा सकते हैं, किस किस तरीके से अपन उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं, भाषा दक्षता का विकास क्या है, भाषा कौशल का विकास, अपने को भाषाई कौशलों का विकास, यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
भाषाई कौशलों का विकास, यानी बच्चा सबसे पहले क्या करता है, भाषा को सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखना सीखता है। इस प्रकार से बच्चों में भाषा का क्या करता है, भाषा कौशलों का क्या होता है, विकास होता है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या होती है, टीचिंग लर्निंग जो ऐड होते हैं, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं। और ये सभी जो है आप मनोविज्ञान के अंतर्गत भी ये जो चीजें हैं वो सभी आती हैं। यहाँ पर हमको भाषा को देखकर इन चीजों को पढ़ना है, यानी भाषा के आधार पर पढ़ना है, वहाँ साइकोलॉजी के अनुसार पढ़ना है। फिर अपन द्वितीय लैंग्वेज के रूप में, यानी अब प्रथम लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, हिंदी के अलावा अपन इंग्लिश भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा होगी वो ले सकते हैं। फिर द्वितीय लैंग्वेज की बात करते हैं, तो द्वितीय भाषा में बात करें, भाषा प्रथमा संस्कृत, ये भी ले सकते हो आप। संस्कृत के बाद आप ले सकते हो उर्दू भी ले सकते हैं, उर्दू के बाद आप सिंधी ले सकते हो, सिंधी के बाद आप पंजाबी भी ले सकते हो, ठीक है, गुजराती ले सकते हो। इसके बाद जो है आप भाषा सेकंड के रूप में, भाषा सेकंड के रूप में वही जो सभी विषय हमने बात करी थी ऊपर, वो सभी विषय अपन ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर भाषा सेकंड के रूप में अपन रखेंगे संस्कृत को। किसको रखेंगे, संस्कृत को। और जिस कोई अंग्रेजी भी ले सकता है भाषा सेकंड के रूप में, जैसे इंग्लिश है, कोई इंग्लिश लेना चाहता है तो उसके अंदर लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड क्या होते हैं, इन्फ्रेंस क्या होते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ने होते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी टीचिंग मेथड्स आएंगे, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं, टीचिंग मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी है, वो सभी इसके अंतर्गत पढ़ने वाले। और भाषा सेकंड में मेनली अपन रखेंगे संस्कृत को। और इसके भी भाषा सेकंड में जो खंड तृतीय की बात करते हैं, इसमें भाषा सेकंड आती है आपकी या तो इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो। इसमें 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार जो है ये भी एक 30 अंक का क्या होगा, एक खंड होगा। तो पहले खंड हमने बात की साइकोलॉजी की, द्वितीय खंड हमने बात की भाषा की, तीसरा खंड भी क्या होगा, भाषा का। और प्रत्येक खंड में 30-30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो अपना इंपॉर्टेंट जो खंड है, जिसके अपन मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, चौथा खंड। चौथा खंड में आता है आपका गणित और विज्ञान। और गणित और विज्ञान के आपके 60 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे, 60। और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का होगा। इस प्रकार से आपके जो टोटल अंक होंगे, कुल अंक होंगे, वो 60 अंक होंगे। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन में भी आपके 60 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर गणित विज्ञान को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और सामाजिक विज्ञान के लिए आपके लिए ओम जी सर आएंगे, अभी ओपी जी सर। गणित की बात करें तो गणित में सबसे पहला जो टॉपिक आता है घातांक। घातांक क्या होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। घातांक से संबंधित जो गुणा भाग है, घातांक नियम क्या क्या है, उनकी बात करने वाले हैं विस्तार से। फिर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, एक्स वाई आपने सुना होगा, एक्स वाई जेड जो भी आता है। बीजीय व्यंजकों का योग कैसे करते हैं, व्यकलन मतलब घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सर्व समीकरणाएं क्या होती है, गुणनखंड क्या होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड भी करना आना चाहिए। समीकरण क्या होते हैं, और समीकरण में केवल अपने को पढ़ना है सरल एक घातीय समीकरण पढ़ने हैं। द्विघात समीकरण भी होते हैं, लेकिन अपने को केवल सरल एक घातीय समीकरण पढ़ना है। वर्ग और वर्गमूल पढ़ने हैं, घन और घनमूल पढ़ने हैं, ब्याज पढ़ना है अपने को, अर्थमेटिक के अंदर ब्याज पढ़ना है, सरल ब्याज पढ़ना है, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है, लाभ हानि पढ़नी है, अनुपात एवं समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन और भिन्न फ्रैक्शन, और प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि एवं ह्रास। फिर इसके बाद जो एडवांस मैथ का पोर्शन आता है, जिसके अंतर्गत आता है रेखा एवं कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं उनकी बात करने वाले हैं। रेखा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, सारे कोणों की चर्चा अपन करेंगे इसके अंतर्गत। कोणों के प्रकारों की बात करेंगे, समतलीय आकृतियां जैसे त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज के सर्वांग संगता के क्या नियम है, चतुर्भुज क्या होते हैं, वृत्त क्या होता है, बहुभुज आकृतियां कौन कौन सी होती हैं उनकी बात करने वाले हैं। इसके साथ समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, जो एरिया और पेरीमीटर की अपन बात करने वाले हैं, जिसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, ये सभी अपन
चर्चा करने वाले। समांतर चतुर्भुज एवं समतल चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल देखने को अपन करेंगे। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें 3D जो आकृतियां हैं, घन, घनाभ एवं लंबवर्तीय बेलन आ जाएंगे, उनकी बात करने वाले। फिर जो आपका अगला पोर्शन होता है, इसके अंतर्गत सांख्यिकी, जो आंकड़ों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। डेटा क्या होता है, डेटा का संग्रह कैसे करते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। बारंबारता बांटन सारणी कैसे बनाते हैं, उसकी बात करेंगे। इसमें मिलान चिन्ह क्या होते हैं, और स्तंभ या बार लेखा चित्र, पाई चार्ट, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ या पाई चार्ट की बात करेंगे। लेखा चित्र की बात करेंगे और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के लेखा चित्र की अपन बात करने वाले। फिर इसके अंतर्गत आता है प्रायिकता, थोड़ी बहुत प्रायिकता भी, बेसिक प्रायिकता अपने को पढ़नी है यहाँ से। फिर ये तो आपका 20 क्वेश्चन का मैटर था जो इसके अंतर्गत आता है। फिर 10 क्वेश्चन आपके आएंगे गणित शिक्षण विधियों से रिलेटेड, यानी गणित शिक्षण विधि में गणित की प्रकृति क्या है, इसकी तर्क शक्ति क्या है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या है। क्योंकि भाई 10वीं क्लास तक हर बच्चे को गणित लेने की अनिवार्यता क्या है, उसकी बात करेंगे। गणित की भाषा कैसी होती है, सामुदायिक गणित क्या होती है, मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की समस्याएं क्या होती है, और मूल्यांकन वगैरह तो ये आपको साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ने हैं, वहां से ये काम आ जाएगा। फिर इसी के अंतर्गत आता है अपने 60 नंबर के अंतर्गत विज्ञान आता है। विज्ञान में जो प्रथम जो आपका टॉपिक आता है सजीव एवं निर्जीव, यानी सजीव कौन कौन से, निर्जीव कौन कौन से हैं, उनमें आपको उनका परिचय बताना है, अंतर बताने, लक्षण बताने, कौन कौन से हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या, सूक्ष्म जीव की बात करेंगे, जिसमें जीवाणु आएंगे, मेनली यहाँ पर दे रखे बस जीवाणु, वायरस और कवक की बात करेंगे। जो यहाँ पर दे रखा है उसको अपन विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम मेंशन कर रखा है जीवाणु और वायरस और कवक। होते तो और भी है सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ होते हैं, शैवाल होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लाभकारी कौन से, अलाभकारी कौन से। अलाभकारी में जितने भी रोग करने वाले जीवाणु हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, अलाभकारी। कुछ लाभकारी जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सजीव। सजीव के अंतर्गत आता है पौधे के प्रकार एवं विभिन्न भाग, यानी किस किस प्रकार के पौधे होते हैं, उनके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना, पत्ती, उनके बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद पादपों में पोषण की बात करेंगे, कौन कौन से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन की बात करेंगे। पादप और जंतुओं के कोशिकाओं की संरचना और कार्य कोशिका विभाजन की बात करेंगे, यानी जो पूरा सेल साइकिल है उसकी बात करने वाले हैं। कोशिका और कोशिका विभाजन के बारे में बात करने। फिर मानव शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य की बात करने वाले। मानव शरीर और स्वास्थ्य में सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोगों की बात करेंगे, यानी सूक्ष्म जीवों से जैसे अपने पढ़े थे जीवाणु, वायरस और कवक की बात की थी। इसमें देखो कौन कौन सा रोग, जहां पर यहाँ पर दे रखा है अपने को, यहां पर हेडिंग के अंतर्गत दे रखा है, जैसे यहां पर दे रखा है क्षय रोग, क्षय रोग यानी टीबी की बात करेंगे। इसके अंदर खसरा होता है, वायरस जनित रोग है। फिर डिफ्थीरिया होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है। यहाँ पर विशेषकर से इन रोगों का ध्यान रखना है। यहाँ से मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर रखे हैं इनको। ठीक है। फिर रोगों के बचाव और बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और मानव शरीर के विभिन्न तंत्र अपने को पढ़ने हैं। विभिन्न तंत्र का मतलब सारे जो सिस्टम आता है हमारे शरीर का, जिसमें पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतस्त्रावी तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, सारे जो तंत्र होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। संक्रामक रोग यानी जो जीवाणु और वायरस, कवक, इनसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर बात करेंगे भोजन के स्रोत, क्या क्या भोजन के स्रोत होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनकी बात करने वाले हैं। फिर भोजन के अवयव, वो इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन क्या होता है उसकी बात करेंगे। प्रजनन, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था की बात करेंगे, जिसमें जनन की यानी रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं, लैंगिक और अलैंगिक जन्म की बात करने वाले हैं। किशोरावस्था और यौवनारंभ में परिवर्तन क्या क्या होते हैं, जनन में हॉर्मोन्स की क्या भूमिका होती है, उनकी बात करने वाले हैं। जननात्मक स्वास्थ्य की बात करने वाले हैं। फिर ये बायो का जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, आता है फिर फिजिक्स का टॉपिक आता है इसके अंतर्गत, जिसमें अपन पढ़ेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी में बल एवं गति पढ़ेंगे, बलों के प्रकार पढ़ेंगे। बल में इंपॉर्टेंट जैसे अपने को पेशीय बल पढ़ना है, घर्षण बल पढ़ना है, गुरुत्व बल पढ़ना है, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ने वाले। फिर गति के प्रकार पढ़ेंगे, दाब, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन दाब क्या होता है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर वैकल्पिक स्रोत क्या क्या होते हैं, उनकी बात करने वाले। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं,
ताप एवं ऊष्मा की बात करने वाले हैं, जो टेम्परेचर और हीट की बात करने वाले हैं। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कैसे अपन किसी गर्म वस्तु को पकड़ने पर कैसे पता चलता है कि वो ठंडी या गर्म है, ऊष्मा का अभिप्राय क्या है। फिर बात करेंगे तापमापी क्या होते हैं, यानी जो ताप को मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं, तापमापी होते हैं। फिर ऊष्मा संचरण की विधियां पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार की 3 विधियां इंपॉर्टेंट होती है इसके अंतर्गत, वो बात करने वाले। फिर अपन पढ़ेंगे प्रकाश एवं ध्वनि, और प्रकाश एवं ध्वनि जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंतर्गत। प्रकाश एवं ध्वनि में से क्वेश्चन आता ही आता है कोई से भी एग्जाम। फिर देखो प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से प्रकाश के स्रोत है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण व गोलीय दर्पण से प्राप्त जो प्रतिबिंब है किस प्रकार प्राप्त करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, लेंस क्या है, लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, ध्वनि क्या है, ध्वनि के अभिलक्षण क्या है, ध्वनि संचरण की कौन कौन सी विधियां है। फिर प्रदूषण के ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। इसके बाद विद्युत एवं चुंबकत्व की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव इंपॉर्टेंट है ये, चुंबक एवं चुंबकत्व की बात करने वाले। फिर थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है। दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, यानी जो दैनिक जीवन के अंतर्गत आने वाली काम आने वाली विज्ञान को अपन वहां से पढ़ने वाले। फिर इसमें संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक क्या होता है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके गुणधर्म क्या क्या है, उनकी बात करने वाले हैं। डिटर्जेंट क्या है, सीमेंट क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत एक्स किरणें आती है, एक्सरे वगैरह करते हैं, सीटी स्कैन क्या होता है, इसका शल्य चिकित्सा क्या होती है, अल्ट्रासाउंड, लेजर वगैरह, ये सब बात करने वाले। फिर फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी। और इसके अंतर्गत फिर आएगा आपका सौर मंडल। सौर मंडल के अंदर चंद्रमा क्या है, तारा क्या है, परिवार एवं सूर्य ग्रह क्या है, धूमकेतु क्या है, तारामंडल कौन सा है, इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पदार्थ, परमाणु, अणु की बात करेंगे, परमाणु की संरचना, इनसे संबंधित जो मॉडल दिए गए थे उनकी बात करेंगे। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधियां पढ़नी है, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की अपन बात करने वाले। फिर रासायनिक पदार्थ, ऑक्साइड्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे अपन। हरित गृह प्रभाव जिसे अपन बोलते हैं GHE, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। वैश्विक तापन जो आप सभी सुनते हो, ग्लोबल वार्मिंग, और इस ग्लोबल वार्मिंग और GHE की हमारे पर्यावरण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर इसके अंतर्गत आता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी पढ़नी है अपने को, मैथेन क्या होता है, एथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, उनकी बात करेंगे। अम्ल, क्षार और लवणों की बात करेंगे, जो 9-10 तक का स्टैंडर्ड दे रखा है उसके अनुसार बात करेंगे। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होती है। फिर आता है आपका कृषि प्रबंधन, जिसमें कृषि पद्धतियां, फसलों के प्रकार एवं उत्पादन की बात करने वाले। इस प्रकार आप जो विज्ञान का जो 20 अंकों का सिलेबस यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। फिर आपकी आती है विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, यानी जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसमें से आपको प्राकृतिक विज्ञान क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, विज्ञान के उद्देश्य क्या है, उनकी बात करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण व नियंत्रण, जैव विविधता की बात करेंगे। अनुकूलन क्या होता है, कचरा क्या होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। नवाचार, ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत आ जाती है, और इसके भी आपके 60 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपका जो रीट लेवल द्वितीय का जो पूरा पेपर होगा वो 150 अंक का होगा, और प्रत्येक प्रश्न 150 अंक का होगा, और 150 ही क्या होंगे, प्रश्न होंगे। अब इसके साथ ही जो 60 अंकों का पोर्शन है वो SST का होगा। SST यानी सामाजिक अध्ययन का होगा। उसके अंतर्गत SST से संबंधित आपको जो आपके प्रिय सर है, OP सर, वो आपसे बात करने वाले हैं SST को लेकर, सामाजिक अध्ययन को लेकर। सामाजिक अध्ययन सर, OP सर बुलाना। तो जल्दी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सर सामाजिक अध्ययन को लेकर, सोशल स्टडी के बारे में, वो आपको डिटेल से बता पाएंगे इसके संबंधित। बाकी जो गणित विज्ञान वाला पोर्शन है वो मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ।
सर, ओपी सर। नमस्कार साथियों, बात करते हैं अपन रीट मेंस जो एसएसटी का जो सिलेबस है, सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है, उसको अपन विस्तृत बात करेंगे। ठीक है, जो पात्रता परीक्षा जो आपकी 19 जनवरी को होने वाली है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों। देखते हैं, 60 प्रश्न अपने रहने वाले, 60 ही अंक के रहने वाले हैं, प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। अब देखो, इसमें से भी जो एसएस का जो सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है, उसमें सबसे जो अहम भूमिका जो रखेगा, जो विषय रखने वाला है, वह विषय है साथियों इतिहास। भारतीय जो इतिहास है, रिट जो प्री जो एग्जाम है, उसमें से सबसे अहम भूमिका रखने वाला है। पिछले जो एग्जाम हुआ था अभी 2023 के अंदर, उसमें इतिहास के इतने बेहतरीन क्वेश्चन थे जो अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं साथियों। देखते हैं, सामाजिक अध्ययन पर बात कर रहे हैं अपन। इसमें से जो फर्स्ट जो टॉपिक है, इतिहास के टॉपिक रहने वाले हैं। शुरुआत में इतिहास के टॉपिक रहने वाले हैं, उसमें बात करते हैं भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज। तो भारतीय जो सभ्यता है, तो सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, वैदिक सभ्यता उसमें आ जाती है। ध्यान रखना, बात करते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, सभ्यता बोलो या संस्कृति एक ही बात है। जैन व बौद्ध धर्म व महाजनपद काल। एक टॉपिक में जो पहला जो टॉपिक है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, उसमें ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का रहने वाला है, एक वैदिक सभ्यता का रहने वाला है, एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। महाजनपद 16 महाजनपद है, इसे ही मैंने पढ़ाया होगा आपको। देखो, दूसरा टॉपिक रहने वाला है अपना मौर्य वंश। देखिए, बात करते हैं जैसे कि अब हर एक वंश वगैरह आपके नहीं आते रिट प्री के अंदर, आपके जैसे हर एक वंश रहे, जैसे नंद वंश, ये ऐसे ये वंश नहीं आएंगे आपके। सीधे बात करते हैं महाजनपद काल के बाद में जो वंश आएगा वो मौर्य वंश एवं गुप्त। मौर्य व गुप्त, ध्यान रखना, मौर्य व गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। मौर्य, गुप्त व गुप्तोत्तर काल साथ। अब गुप्तोत्तर काल के अंदर बहुत छोटे मोटे कम से कम 5 से 7 वंश आ जाते हैं, जैसे पाल वंश रहा है ना, ऐसे बहुत सारे वंश आ जाएंगे। राजनीतिक, इतिहास एवं प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से लेकर 1000 ईस्वी एवं 72 भारत। ध्यान रखना, यानी कि 600 से लेकर 1000 ईस्वी में जो भी घटना घटित हुई है, जो भी वंश आते हैं, उस सभी को अपन को पढ़ना है। ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कभार अपन के क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन बोलते हैं कि यार ये तो अपने सिलेबस में था ही नहीं, तो ध्यान रखना है 600 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य में जो भी राजवंश अगर लग रहा है तो वह उसमें आ जाएगा। जैसे एक राजपूत काल रहता है 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी, 7वीं से लेकर 12वीं जो शताब्दी है वो राजपूतों का काल है साथ। तो 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक तो वहां राजपूतों का काल यहाँ पर भी काम आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तीसरा जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है साथियों मध्यकाल एवं आधुनिक काल। ध्यान रखना, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, ठीक है। देखो, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर जैसे भक्ति काल, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूफी आंदोलन, उसके बाद मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, जैसे कि 1857 की जो क्रांति हुई है, 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसका, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, यानी कि जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर ब्रिटिश जो अंग्रेजों का प्रभाव कैसे पड़ा था। ध्यान रखना, जैसे कि धन का निष्कासन दिया था, पता होगा आपको, दादा भाई नौरोजी जी ने, तो वह सब कुछ चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। ध्यान रखना, पुनर्जागरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना, सामाजिक सुधार, अब सामाजिक सुधार में जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये सभी ही, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सभी को यहाँ पर, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि टॉपिक आपका लगा हुआ है सामाजिक सुधार। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी भी घटना घटित हुई है वो सब यहाँ पर पूछी जाएगी। अब इसे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस से लेकर क्वेश्चन पूछे तो भी आपको ध्यान रखना, कांग्रेस से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। उसके बाद में नरम दल आ गया, गरम दल आ गया, उसके बाद गांधी युग आ गया, उसको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। ध्यान रखना,
आगे बात करते हैं भारतीय संविधान। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भारतीय संविधान। अगला जो टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र ध्यान रखना। अब इसमें जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार व मूल अधिकार देखिए साथियों, हम बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र की। उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान का निर्माण, उद्देश्य का भारतीय जो संविधान का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है ध्यान रखना, उसके ऊपर टॉपिक है पूरे लंबे। जैसे उद्देश्य का, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी इसी टॉपिक में आएगा ध्यान रखना। बात करते हैं दूसरा सरकार। सरकार क्या है, गठन एवं कार्य, सरकार के गठन एवं कार्य। बात करते हैं संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन। राजस्थान के विशेष संदर्भ में, राजस्थान के देखो आप विशेष टॉपिक लगाकर लिखा हुआ है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो इन जो टॉपिक है इनको राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा, राजस्थान पर जोर देकर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था ध्यान रखना। आगे टॉपिक है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको सौर मंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायु दाब, पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ठीक है, वो सभी जो ये टॉपिक है, देखो टॉपिक तो एक ही है, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सौर मंडल अलग टॉपिक है, अक्षांश अलग टॉपिक है, देशांतर अलग टॉपिक है, पृथ्वी की गतियां अलग है, वायु दाब आपको अलग पढ़ना है। सभी ही एक तरीके से पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफियां आ चुकी है ध्यान रखना। बात करते हैं अगला टॉपिक आपको रहने वाला है साथियों, देख लो सिलेबस, लगभग बहुत बढ़िया सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है एसएसटी का। भारत का भूगोल एवं संसाधन, भारत का जो भूगोल है एवं संसाधन, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन या वन्य जीव, बहुउद्देशीय जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, मृदा है, कृषि है, फसलें हैं, उद्योग है, खनिज है, पर्यावरण है, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। यानी कि कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में पूरा भारत का भूगोल इन्होंने समेट लिया है भाई। यानी कि भारत का जो भूगोल है एक ही टॉपिक में ले लिया है भाई। भू आकृतियां, प्रदेश यानी कि उनके भौतिक प्रदेश उन्होंने पूछ लिया, उसके बाद जलवायु पूछ लिया है, प्राकृतिक वनस्पति पूछ रखा है, वन्य जीव, वन्य जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मृदा है, कृषि है, फसलें हैं, उद्योग है, खनिज है, पर्यावरण है, जनसंख्या है, उसके साथ मानव संसाधन विकास, आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, सब कुछ इसमें आ चुका है भारत का भूगोल। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, एक ही टॉपिक है। अब यहाँ पर टॉपिक एक दे रखा है, लेकिन इसमें पूरा भारत का भूगोल आ गया, इसमें पूरा राजस्थान का भूगोल आ जाएगा। देखते हैं टॉपिक क्या क्या लगेंगे आपके। भौतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह प्रणाली, झीलें, मृदा, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीवन। ध्यान रखना लगभग आपका 90% ज्योग्राफी तो टॉपिक आ चुके हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के जो इतिहास है वहां से कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, बात करते हैं प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, देखो अब सभ्यताओं में अलग नहीं दिया है, जैसे कि भाई कालीबंगा पूछेगा, बेराट पूछेगा, कौन सी सभ्यता अलग से विशेष जोर नहीं दे रखा, ओनली आपको प्राचीन सभ्यताओं की वो बात कर रहा है, तो कोई सी भी सभ्यता से क्वेश्चन ले सकता है ध्यान रखना। उसके बाद में जनपद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजवंशों का इतिहास,
अब देख लो भाई, अलग से नहीं दे रखा है कि आपको मेवाड़ राजवंश है कि गुइल है या सिसोदिया है या फिर राठौड़ है, हाँ, जाट राजवंश है, भाटी है, कछुआ है, कोई से भी अलग नहीं दे रखे। ओनली फॉर एक लाइन दे रखा है कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश। अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन ले सकता है, जाट राजवंश से क्वेश्चन ले सकता है, राठौड़ से क्वेश्चन ले सकता है, कछुआ से क्वेश्चन ले सकता है, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कोई मोस्ट नहीं है, कोई कम नहीं है, ध्यान रखना, सबको ही पढ़ना है ऑल ओवर, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं 1857 क्रांति, राजस्थान का विशेष योगदान, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी पूरे भारत में हुई थी, ध्यान रखना, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, वो जो राजस्थान के संदर्भ में उसको पढ़ना है, ध्यान रखना, विशेष जोर देकर पढ़ना है। राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान जनजातियां, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब एक ही टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व, लेकिन प्रमुख व्यक्तित्व में लगभग जो मोस्ट जो व्यक्ति हुए हैं, अब जैसे वो कर्नल जेम्स टोड हो गए, जीएच ओझा है, गोपीनाथ शर्मा है, दशरथ शर्मा है, कोई से भी डीआर भंडारकर, सब कुछ इसमें आ चुके हैं भाई प्रमुख व्यक्तित्व में। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति। तो कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। राजस्थान की विरासत, विरासत में दुर्ग है, महल है, स्मारक है, राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, त्योहार है, लोक कल्याण कलाएं हैं, राजस्थान की चित्रकला है, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, लोक देवता है, लोक संत है, लोक संगीत है, संगीत वाद्य यंत्र है, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, राजस्थान की भाषा साहित्य, सब कुछ। देखो राजस्थान के भाषा साहित्य को तो आपको विशेष ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये रिटन मेंस में आप फिर से लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, ये दोनों में काम आएगी, ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग आपको। आगे बात करते हैं साथियों, देखो शिक्षा शास्त्रीय जो मुद्दे हैं उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय जो मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये सभी स्पष्ट समाज शिक्षा शास्त्रीय जो मुद्दे स्पष्ट में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, इसमें प्रथा, अनुभाविक, साक्ष्य, शिक्षण, अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना संचार प्रौद्योगिक, प्रयोजना के कार्य, सीखने के प्रतिफल या मूल्यांकन, ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना। बहुविकल्प प्रश्नों को मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 2021-22 पाठ्य पुस्तकों के पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई के स्तर पर सीनियर सेकेंडरी 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का आधार भी हो सकता है। यानी कि नॉर्मल 6 से 8 तक के पूछेंगे, लेकिन एक आध जो क्वेश्चन है, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 12 तक के स्तर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये जो रिट लेवल जो सेकंड है उसमें पात्रता के जो सिलेबस है उसको सभी जो संपूर्ण जो सिलेबस है उसको अपने डिस्कस कर लिया है, आपको आप कैसे तैयारी करनी है, बेहतर कैसे आप कर सकते हो। जो विद्यार्थी पहले ही पात्रता क्लियर कर चुका है वो भी मेरे कहने से एक बार 2 बार और एग्जाम दे, ठीक है। उससे अनुभव भी आपको रहेगा, मेंस में आपकी हेल्प रहेगी, ठीक है। और जिसका पात्रता क्लियर नहीं है वो तो क्लियर आपको करनी है, आपको एग्जाम देना ही है। तो अभी से आप तैयारी करो कि 19 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, अभी से आप मेहनत करोगे तभी आप सफलता छूओगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।